हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान का, और भारतीय संविधान में हम लोग अध्ययन कर चुके थे भाग 1, भाग 2, और अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 3, जो कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। उसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से एक आदमी को आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार है, किस तरह से उसको भारतीय भूभाग में घूमने का अधिकार है, और किस तरह से उसको ध्वज फहराने का अधिकार है। वहीं पर यदि बात की जाए तो किस तरह से यदि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाए तब उसको किस प्रकार के विधि लागू होगी। उसके बाद किस प्रकार से आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, प्रारंभ करेंगे हम लोगों का टॉपिक है आज भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोगों का टॉपिक रहेगा आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हम लोगों का आज टॉपिक है। इसमें भी हम लोगों को कौन सा टॉपिक रहेगा, जो कि भाग 3 है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हमारा टॉपिक है। राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि प्रत्येक एक व्यक्ति को अपनी पर्सनल लाइफ जीने का अधिकार है, उसको पोल्यूशन फ्री लाइफ जीने का अधिकार है, उसको तुरंत मेडिकल सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, उसको शिक्षा पाने का अधिकार है। तो आर्टिकल जो 19 है वह क्या कहता है? वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि वह कुछ अच्छा सोचता है, वह कुछ अच्छा करता है, तो उसे वह सब करने का अधिकार है। यानी आर्टिकल 19(1) के क्लॉज का में कहा गया है, हम वह पढ़ेंगे जो हमसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या है, जब कोई व्यक्ति कुछ सोचेगा और कुछ बोलेगा जो कि विधि विरुद्ध नहीं है, ना ही असंवैधानिक है, तब उसको 2-4 लोग चाहिए होंगे कि उसको सुने आकर। जब वह सुनेंगे आकर तब क्या हो जाएगा, एक शांतिपूर्ण सम्मेलन होगा। शांतिपूर्ण मतलब असंवैधानिक नहीं होना चाहिए और विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मतलब गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण और निशस्त्र, बिना किसी वेपन के सम्मेलन की स्वतंत्रता। जब वह सम्मेलन करेगा तब संगठन बनाएगा, संघ बनाएगा, तब क्या हो जाएगा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाएगा, संघ बनाएगा, तब क्या करेगा, मन में आएगा कि चलो सब लोग मिलकर घूम लेते हैं, तब भारतीय भूभाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। ठीक है, जब घूमेगा तब क्या करेगा, मन में आएगा कि चलो कहीं बस जाते हैं, यानी निवास करने या बस जाने की
स्वतंत्रता। निवास करेगा, बस जाएगा, तब क्या करेगा? लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा, तब व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता। 1901 में क्या था? 1901 में था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया। किस में डाल दिया गया? आर्टिकल 300 का में डाल दिया गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम के तहत आता है ये। ठीक है, इसमें पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, आप जो भी सोचते हैं वह आप बोलिए, लेकिन वह असंवैधानिक नहीं होना चाहिए और विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। उसके बाद है शांतिपूर्ण निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। यदि आप चाहें तो आप इकट्ठे हो सकते हैं, एक जगह बैठकर सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी हथियार नहीं होगा और बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप अपना एक संगठन या संघ बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको राइट किसने दिया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है भारतीय भूभाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। जितना भी भारतीय भूभाग है जो कि अनुसूची 1 में वर्णित है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में वर्णित है, उसमें आप घूम सकते हैं। उसके बाद क्या है? निवास और बस जाने की स्वतंत्रता। तो भारतीय भूभाग है, उसमें कहीं भी आप निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता भी आपको दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या कहता है? कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संरक्षण कौन सा है? पहला तो है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। सॉरी, ये आर्टिकल 22 में है। यहां पर क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जो सजा है, किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जो सजा है वह सिर्फ उस समय की विधि के हिसाब से मिलेगी जिस समय अपराध किया गया था। यानी कि यदि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने 2010 में यदि कोई क्राइम किया है, तो उस समय जो लॉ अप्लाई था, मतलब उस समय जो विधि लागू थी, उसमें जो उस एक अपराध के लिए यानी क्राइम के लिए जो पनिशमेंट दिया गया होगा वह पनिशमेंट दिया जाएगा। बाद में यदि उस लॉ में कोई परिवर्तन होता है तब उससे कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि यदि 2010 में किसी ने केस किया, यानी 2010 में किसी व्यक्ति ने क्राइम किया और वह जाके केस चलता रहा, कोर्ट में केस चलता रहा, और यदि वो फाइनल होगा जाके 2025 में, तब भी उसको 2010 में जो विधि लागू थी उसी के अनुरूप उसको सजा दी जाएगी। 2025 में यदि उसके लिए सजा बढ़ गई है तो बढ़ी हुई सजा उसे नहीं मिलेगी, उसे 2010 के अनुरूप जो विधि यानी लॉ लागू होगा उसके अनुरूप से सजा मिलेगी। ठीक है, 22 का 2 क्या कहता है? ये तो हो गया फर्स्ट, किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उस समय की विधि के अनुसार सजा मिलेगी जब अपराध किया गया होगा। और 22 ये कहता है कि किसी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। किसी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, उसको 2 बार सजा नहीं दे सकते। ठीक है, 22 का 3 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी
व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध एविडेंस देने के लिए पुलिस या कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकती। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कहता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यदि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा तब उसके लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को यदि यह है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को यदि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा तब वह विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वह अपनाई जाएगी, तभी उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। उसको मेडिकल कंडीशन यदि उसकी खराब होती है तो तुरंत उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का अधिकार है और राज्य उसको प्रोवाइड करेगा, यानी स्टेट इसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा। स्टेट एजुकेशनल फैसिलिटी जो है वह प्रोवाइड कराएगा। हर एक व्यक्ति जो कि पॉल्यूशन फ्री लाइफ जीने का अधिकार है और स्टेट उसको पॉल्यूशन फ्री लाइफ देगी। ठीक है, ये जो क्या है, ये सारे जो भी अधिकार हैं ये सब राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, इसीलिए इनको निगेटिव कहा जाता है। ये व्यक्ति को दिए गए हैं और राज्य के विरुद्ध हैं। ठीक है, 21 में क्या है कि हर एक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी स्तर का जीवन जी रहा हो, उसके जीवन स्तर में सुधार करने का जो अधिकार है वह भी उसको मिला हुआ है और राज्य ऐसा करेगा। जो ये सड़क के किनारे जो लोग कुछ सामान रखकर बेचते हैं, ठीक है, इसमें कई बार लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन ये भी क्या है, ये जीवन जीने का एक माध्यम है और इसका भी अधिकार कहाँ से मिला हुआ उनको? आर्टिकल 21 से मिला हुआ है। ठीक है, अब क्या है 21 का क्लॉज का, ये क्या कहता है? राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। कैसे? ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यही जो है, यही चीज जो है आर्टिकल 45 यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी ये लिखा हुआ है। वहां पर क्या है कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 21। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय क्या अधिकार प्राप्त होंगे उसके संबंध में है। गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण का क्या है? यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है तो पहला कारण है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा यह है कि उसको अपना पक्ष रखने के लिए, न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए वकील करने का अधिकार है, यानी एडवोकेट के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से भी यदि कोर्ट उसको अनुमति दे तब वह स्वयं भी अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन यदि कोर्ट परमिशन दे तब, अन्यथा वह एक वकील के माध्यम से कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, तो पहला है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या है? न्यायालय में
अपना पक्ष रखने का अधिकार। और तीसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें क्या है, जो यात्रा का समय लगेगा वह 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, उसमें क्या है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, उसे बताएगी पुलिस कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। न्यायालय में यानी कोर्ट में अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का उसको अधिकार है। मैं आशा करता हूं आपको जो आर्टिकल 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा।